नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रॉन जो होता है अपन को पता है किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है और ये जो सिंड्रोम है ये नेफ्रॉन से रिलेटेड है। तो अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, इडीमा, हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडीमा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, ठीक है, इडीमा और हाइपरलिपिडीमिया के साथ साथ लिपिडिया देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरी डिसीज समझ में आ जाएगी, है ना। क्या है सिंड्रोम में, देखते हैं। सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी में ग्लोमेरुलर डैमेज, ठीक है, ग्लोमेरुलर डैमेज। तो अपन को पता है नेफ्रॉन का जो एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, वहाँ से जो होता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना। तो वहीं से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नेफ्रॉन के थ्रू यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर डैमेज हो गया, वहाँ पर जो कैपिलरीज है वहाँ पर डैमेज हो गई, तो वहाँ पर क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बढ़ जाएगी, है ना। अगर ग्लोमेरुलर डैमेज हो गया तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? वहाँ पर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी और मैसिव प्रोटीन यूरिया मोर देन 3 ग्राम पर डे, है ना। और जो प्रोटीन है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल है वो भी वहाँ से डैमेज होने के कारण वो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे वहाँ से, है ना, क्योंकि वहाँ पर परमिएबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो इसलिए हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो जाएगा, वहाँ पर सीरम एल्ब्यूमिन लेवल 3 ग्राम पर 100 ml से कम होने लगेगा धीरे धीरे। इससे क्या रिजल्ट होगा? अगर हाइपोएल्ब्यूमिनिया कंडीशन बन रही है बिकॉज मैसिव प्रोटीन का लॉस हो रहा है जो कि यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, तो अगर हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो रहा है तो वहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है। एक तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा धीरे धीरे, है ना। एक क्या होगा? प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर धीरे धीरे कम होते, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट कम होते जा रहा है ब्लड में। तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर तो अपन को पता है क्या के कारण होता है? प्रोटीन के कारण होता है। तो जैसे जैसे प्रोटीन का लेवल कम होते जाएगा तो प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर भी कम होते जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके कारण जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, अगर GFR कम हुआ तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है। GFR कम हुआ तो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? वाटर और सोडियम का रिटेंशन करेगा, जिसके कारण इडिमा देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। हाइपोएल्ब्यूमिनिया अगर हुआ तो क्या क्या होगा? देखो, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम होते होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी कम होगा, GFR धीरे धीरे कम होने लगेगा, उसके कारण एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन बढ़ने लगेगा, वाटर और सोडियम का रिटेंशन होगा और ईडिमा जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। और एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हाइपोएल्ब्यूमिनिया से? देखो, हाइपोएल्ब्यूमिनिया हुआ जिसके कारण जो इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइपोप्रोटीन इन लिवर एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा? देखो, जैसे ही एल्ब्यूमिन का लेवल कम हुआ तो लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ने लगेगा। यहाँ पर थोड़ी लाइन कट गई है। लाइपोप्रोटीन जो है, लाइपोप्रोटीन लीवर में सिंथेसिस बढ़ने लगेगा और एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होने लगेगा उसका, जिसके कारण कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन बनने लगेगी और ये लाइपिड्यूरिया भी हो जाएगा इसमें। मतलब कि लिपिड का सिंथेसिस बढ़ने लगेगा, लिपिड का कैटाबॉलिज्म कम होगा और लिपिड्यूरिया की कंडीशन बन जाएगी, है ना। मतलब लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा धीरे धीरे शरीर में और इडिमा जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। ये अपन नहीं हो गई पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं इसके कॉजेस। As there is no cause found, no history in more than 70 to 90% autoimmune फिनोमिना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर भी वहाँ पर 70 to 90% केसेस में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के।
और ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉज भी इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी कुछ नहीं थी, है ना, और ऐसा कुछ कॉज भी नहीं, तो इसलिए इसको ऑटो इम्यून भी कभी कभी बोल देते हैं, है ना। ऑटो इम्यून फिनोमिना भी देखने को मिलता है इसमें कभी कभी, ठीक है। और भी क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण हो सकता है, और ऑटो इम्यून तो है ही, ठीक है। तो एज पर मतलब कि देयर इज़ कोई कॉज ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन 70 to 90% में ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी जेनेटिक बोल सकते हैं उसको, इन्फेक्शन के कारण, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी एंड सी और ऑटो इम्यून के कारण। मोस्टली ऑकर इन 1 to 6 ईयर्स ऑफ एज, बट इट कैन सीन टिल 18 ईयर्स, है ना। ज़्यादातर बच्चों में 1 से 6 साल के जो एज ग्रुप है इसमें देखने को मिलता है ना। मेनली ऑकर ड्यूरिंग 2 to 4 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 2 से 4 साल के बच्चों के बीच में भी मेनली देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स में स्वेलिंग इन हैंड, लेग्स, है ना, हैंड, लेग्स एंड होल बॉडी स्वेलिंग देखने को मिलती है, इडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्रीज इन यूरिन, यूरिन का अमाउंट कम होने लगता है। फ्रोथ एंड ब्लड इन यूरिन, है ना, ब्लड यूरिन, क्योंकि वहाँ पर अपन ने पढ़ा था ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो वहाँ पर ब्लड देखने को मिलता है यूरिन में, फ्रोथ एंड ब्लड इन यूरिन। बीपी बढ़ने लगता है और लूज मोशंस भी होने लगते हैं, ठीक है। सिम्टम समझ में आ गए, स्वेलिंग होगी हैंड्स एंड लेग में, डिक्रीज इन यूरिन, फ्रोथ एंड ब्लड इन यूरिन, बीपी बढ़ने लगेगा और लूज मोशन होने लगेगा। इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन में देखो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन चेक करेंगे, यूरिन, एल्ब्यूमिन और कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल चेक करेंगे। यूरिन टेस्ट में यूरिन प्रोटीन और कैरेटीन का रेशियो देखेंगे, है ना, यूरिन प्रोटीन और कैरेटीन का रेशियो देखेंगे। रेडियो टेस्ट में, रेडियोलॉजिकल टेस्ट में अपन एक्सरे कराएंगे चेस्ट का, यूएसजी, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट में रीनल बायोप्सी और जेनेटिक्स, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ट्रीटमेंट में देखो क्या है, 1 एपिसोड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्टेड ऑन स्टीरॉइड कॉज ऑफ 12 वीक, बट सम चिल्ड्रंस डू नॉट रिस्पॉन्स फुल्ली। जो फर्स्ट एपिसोड आता है इसका, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, तो वहाँ पर स्टीरॉइड देना है अपन को कितने हफ्ते तक के, 12 हफ्ते तक के, है ना। फर्स्ट एपिसोड में अपन को स्टीरॉइड देना है 12 हफ्ते तक के, और उसमें कुछ चिल्ड्रन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते, है ना, मतलब कि मैक्सिमम बच्चे रिस्पॉन्स कर जाते हैं 12 हफ्ते के बाद में, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करते। फुल डोज ऑफ स्टीरॉइड देना है अपन को, फिर क्या होगा, प्रोटीन इन यूरिन डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन स्टीरॉइड डोज डिक्रीज, प्रोटीन इन यूरिन इंक्रीज, तो वहाँ पर जो है उसको क्या बोलेंगे, स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कब हो जाएगा, जैसे ही अपन ने स्टीरॉइड का अमाउंट कम किया तो प्रोटीन इन यूरिन बढ़ गया, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फुल, मतलब तो अपन उसको बोलेंगे स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। मतलब कि ये डोज पर डिपेंड कर रहा है, जैसे ही अपन डोज कम कर दे रहे हैं तो वहाँ पर प्रोटीन का अमाउंट यूरिया में ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना, तो वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है यहाँ पर। सम चिल्ड्रन डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टीरॉइड इज कॉल्ड स्टीरॉइड रेजिस्टेंस, है ना। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टीरॉइड को रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, और वो स्टीरॉइड रेजिस्टेंस हो जाते हैं, है ना। तो देखो, एक फर्स्ट एपिसोड में अपन को 12 हफ्ते तक के देना है, अगर फिर भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो डोज बढ़ा के देना है, फुल डोज देना है उसका स्टीरॉइड का, है ना। तो कुछ कुछ उस पर डिपेंड भी हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टीरॉइड डिपेंडेंट बोलेंगे। और कुछ बच्चे रेजिस्टेंस हो जाते हैं स्टीरॉइड से, तो स्टीरॉइड रेजिस्टेंस अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसको बोलेंगे। इसके साथ साथ अपन को कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, देखो, डिक्रीज सॉल्ट, लिक्विड का अमाउंट कम देना है, तो एडिमा अपन उसको कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। अगर एडिमा बढ़ रहा है तो अपन को सॉल्ट कम करना है और लिक्विड भी कम करना है, ठीक है। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स इन द केस ऑफ इन्फेक्शन, अपन ने देखा था कॉजेज में मलेरिया, ये सब कॉज भी थे वहाँ पर, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है इन्फेक्शन के केसेस में। इम्पॉर्टेंट चिकित्सा क्या है,
कॉर्टिसोल का यूज़ करना है ना, कॉर्टिसोल का यूज़ करना है अपन को। फर्स्ट डिक्रीज एडिमा, ठीक है, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है अपन को, डिक्रीज करना है, एडिमा को कम करना है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन करना है, इन्फेक्शन जो भी हुआ है, और एंड थर्ड में अपन को कॉर्टिसोल का यूज़ करना है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो गया इसका पूरा, आ गया पूरा समझ में। तो एक बार अपन फिर से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते क्या क्या हो रहा है इसमें। प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया और इडीमा, इसके साथ साथ हाइपरलिपिडीमिया और लिपिडीमिया। पैथोफिजियोलॉजी भी समझ में आ गई, ठीक है, कॉजेज भी आ गए और सिम्टम्स भी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। धन्यवाद।